दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि आज हम जिन बड़े बड़े शहरों में सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। कहीं और से मेरा मतलब है किसी दूसरे प्लैनेट पर। लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज दूसरे प्लैनेट पर रहना चाहते हैं और वहां जाने के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। तेरा जो कूतरे तू मेरे को बंगले का कागजात दे देना, नहीं तो तू साला बंगला भी बेच डालेगा। अच्छा वैसे मुझे मानना तो पड़ेगा दूसरे प्लैनेट पर जाकर रहने का आइडिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपको बता दूं कि शायद अगले 100 से 200 सालों में शायद हम मार्स पर जाकर रहने भी लग जाए। मतलब आप और मैं तो नहीं, लेकिन हमारी आगे की जनरेशन ऐसा जरूर कर पाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमंस को किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पसंद नहीं है। एलोन मस्क चाहते हैं कि साल 2050 तक हम मार्स को कॉलोनाइज कर ले। हालांकि ये अभी बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एलोन मस्क का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम मार्स पर अपनी एक सिटी बनाना चाहते हैं तो आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब मार्स तो इतना बड़ा प्लैनेट है, तो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर सिविलाइजेशन की नींव रखना होगा। क्या धरती पर ह्यूमंस की पहली सिविलाइजेशन से हम कुछ सीख ले सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम देखने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए चलते हैं रोम्यूलस द फर्स्ट सिटी ऑन मार्स पर। दोस्तों मंगल ग्रह जैसे प्लैनेट को कॉलोनाइज करने से पहले हमें हमारी सबसे पहली सिविलाइजेशन और उनके रहने और सोचने के तरीके को समझना होगा। अब मैं मानता हूं कि आज हमने एज ए ह्यूमन स्पीसीज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ धरती को कॉलोनाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम मंगल ग्रह जैसे प्लैनेट पर जाकर रहने की कोशिश करना चाहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहली सिविलाइजेशन को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। धरती पर भी सिविलाइजेशन का सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन टाउन या सिटीज ही था। इंसानी सभ्यता की सबसे पहली शुरुआत मेसोपोटामिया और इजिप्ट में हुई थी। सभ्यताओं के सेटलमेंट की स्टोरी में द ग्रेट रिवर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इजिप्ट ने अपने डेवलपमेंट की शुरुआत द ग्रेट नाइल रिवर पर शुरू की थी। नदियां सभ्यताओं को डेवलप करने के लिए दो सबसे मेन एडवांटेजेस देते हैं। सबसे पहला वो बैरन फील्ड्स को इरिगेट करने के काम आते हैं, जिससे कि फूड प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आ पाए। और दूसरा ये कि नदियां उस वक्त में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया था। उस वक्त में रोड्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए लोग नदियों का ही इस्तेमाल करते थे। एक ही जगह पर सभ्यताओं के डेवलपमेंट के लिए फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन दूसरे इंपॉर्टेंट काम में अपनी एनर्जी लगा सके, जैसे कि बिल्डिंग्स की फॉर्मेशन, आर्ट के लिए वर्क्स और वॉरफेयर्स के स्किल्स डेवलप करना। इससे भी ज़्यादा जरूरी है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जो कि पूरी सिटी के काम की अच्छे से देखरेख कर पाए। अब इस छोटे से व्याख्या से आपको ये पता चल गया होगा कि कम से कम धरती पर पहली सिविलाइजेशन को बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी चीजें लगी थी। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मंगल ग्रह पर हम धरती के जैसे हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि नदियां तो छोड़िए, मंगल ग्रह पर सांस लेने वाली हवा तक नहीं है। आज धरती पर हमने इतने सारे ट्रांसपोर्ट के मेथड्स बना दिए हैं, लेकिन यही चीजें मार्स पर आज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज धरती पर हमारे पास अलग अलग तरह की जॉब्स हैं, हमारे पास यहाँ रहने का रीजन भी है। तो आखिर एक आम इंसान मंगल ग्रह पर जाकर क्या करेगा? वो किस तरह से मंगल ग्रह पर जाकर ह्यूमन सिविलाइजेशन की हेल्प करेगा? मैं मानता हूं कि धरती एक प्लैनेट के तौर पर कभी ना कभी जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक उसके होने में अभी कई मिलियन ईयर्स बाकी है। और जिस स्पीड से हम स्पेस ट्रैवल में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आने वाले 50 सालों में हम दूसरे प्लैनेट्स पर आराम से ट्रैवल करने के सॉल्यूशंस खोज निकालेंगे। और इसीलिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों प्राचीन रोम में बहुत तरह के भगवान हुआ करते थे। इनमें से ही द गॉड ऑफ वॉर है मार्स। मार्स रोमन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड थे। वो ना सिर्फ वॉर और स्ट्रेंथ के प्रतीक थे, बल्कि मार्स को एग्रीकल्चर का भी गार्जियन बताया जाता है। मार्स रोमन मिलिट्री और आर्मी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। रोम्यूलस और रेमस मार्स के ही दो बेटे का नाम है, और इसीलिए बहुत से लोग मार्स के पहले सिटी का नाम रोम्यूलस रखना चाहते हैं।
लेकिन इस बात का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्स पर आराम से रहने से पहले हमें बहुत से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। एलोन मस्क का मानना है कि आज से 10 साल बाद हम मार्स पर पहले ह्यूमंस को भेज पाएंगे, लेकिन पहले ह्यूमंस को भेजने और परमानेंटली वहां पर सेटल होने के बीच में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें फेस करना होगा। अब एलोन मस्क के सामने तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है, तो क्या एलोन मस्क इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? वेल, ये जानने से पहले ये भी जान लो कि एलोन मस्क ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले ही निकाला है और उसी के लिए वो इतने जाने जाते हैं। आप भी सोचते होंगे कि एक अकेला इंसान इतना सब कुछ कैसे कर पाया होगा और उसके पीछे का क्या सीक्रेट होगा। इफ यू वांट टू नो कि एलोन मस्क ने इतना सब कैसे अचीव किया एंड उसके पीछे का सीक्रेट क्या था, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप एलोन मस्क के सक्सेस सीक्रेट वाले इस ऑडियो बुक को सुने। लेकिन पढ़ने के बजाय सुनना क्यों? वेल, क्योंकि ऑडियो बुक सुनने का ही तो आजकल जमाना है। आप ऑडियो बुक्स को कुछ भी काम करते हुए आराम से सुन सकते हो, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो या कोई भी काम करते हो, आप ऑडियो बुक्स को आसानी से सुन सकते हो। और इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपको कुकू एफएम पर जाना होगा। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी, विद ओवर 4.5+ रेटिंग इन प्ले स्टोर एंड ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शनल कंटेंट। ये तो मेड इन इंडिया ऐप भी है। अब ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, तो इस रिपब्लिक डे हमने कुकू एफएम के साथ मिलकर एक खास ऑफर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको कुकू एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन में 50% का ऑफ मिलेगा, ताकि आप जैसे क्यूरियस इंडिविजुअल को एक्सेस मिले टू ए वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। सेल खत्म हो रही है 29 जनवरी को, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड इंडिया एंड गेट 50% ऑफ। अब 399 का एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा केवल 199 रुपए में, वो भी आप सभी को बिना किसी लिमिट के। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही पिन कमेंट में भी। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो पे। मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले ह्यूमंस को सबसे पहले तो सक्सेसफुली फूड और क्रॉप्स ग्रो करना होगा। इतनी सिंपल सी चीज जो धरती पर जितनी आसान है, वो दूसरे ग्रहों पर उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम डायरेक्टली अर्थ से बहुत सारा फूड मार्स पर लेके नहीं जा सकते, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और इनएफिशिएंट है। इसके साथ ही हमें सूरज के रेडिएशन से भी अपने आप को बचाना होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने मार्स पर टेम्पे मेंसा नाम के मार्शियन क्लिफ को सिलेक्ट किया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने आप को रेडिएशन से भी बचा पाएंगे और उसके साथ ही क्रॉप्स को प्रॉपर सनलाइट में भी रख पाएंगे, ताकि उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रो किया जा सके। हमारा मेन मकसद होना चाहिए ग्राउंड पर वार्मथ लाना और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करना। इससे ही हम ऑर्गेनिक लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हमारे धरती के पास ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन लेयर के द्वारा खा ली जाती है। ऐसा होने से यह हार्मफुल लाइट्स अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि सूरज से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि 1 या 2% अल्ट्रावायलेट रेज खत्म नहीं होते और सरफेस पर आ ही जाते हैं। अब जरा आप ही सोचिए, सिर्फ इतनी सी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो जिस प्लैनेट पर ओजोन है ही नहीं, वहां हमारा क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और हम जिस चीज से बने हुए हैं उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए हमें ना सिर्फ मार्स को हीट करना है, बल्कि उसके सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाना है। अब इसके लिए हमें या तो ओजोन के जैसा ही कोई लेयर बनाना होगा या फिर सिंपली अंडरग्राउंड होकर रहना होगा। अब सिर्फ ओजोन ही नहीं है जो हमें मार्स को टेराफॉर्म करने से रोक रहा है, बल्कि सबसे पहली प्रॉब्लम हमें कोलोनाइजेशन की सॉल्व करनी होगी। मार्स पर जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को बहुत से हार्मफुल रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी को वीक बना सकता है। शुरुआत में जो लोग मार्स पर रहेंगे उन्हें बिल्कुल अकेले रहकर केवल काम करना होगा। मंगल ग्रह पर नेचुरल वाटर नहीं है और उसके साथ ही मार्स का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड हो सकता है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पतला है। बिना अपने थर्मल ब्लैंकेट के मार्स का सरफेस हीट को मेंटेन नहीं रख सकता। ऑन एन एवरेज मार्स का टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस होता है और ठंडी के मौसम में ये -126 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मार्शियन क्लिफ साइड लोकेशन जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा, वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हाई रेडिएशन वाले एरिया में सिर्फ जरूरत के वक्त ही ट्रैवल करना होगा। उन्हें ट्रेन्स और बसेस की हेल्प से क्लिफ के आउटसाइड ट्रैवल करना होगा और बहुत सारे एलिवेटर्स और लिफ्ट्स की हेल्प से अंदर की तरफ ट्रैवल करना होगा। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स पर रहना पॉसिबल है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मार्स पर अरबों साल पहले पानी हुआ करता था।
मार्स के सरफेस पर एक बहुत बड़ा होल है जिसका नाम है हेलिस। ये होल इतना ज्यादा डीप है कि माउंट एवरेस्ट भी इसमें आसानी से फिट हो सकता है। अब इस होल के बॉटम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है कि लिक्विड वाटर को जनरेट किया जा सकता है। और वो साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर मोटा हुआ करता था और उसका सरफेस गर्म था। ये ऐसे कंडीशंस थे जिसमें ऑर्गेनिक लाइफ जनरेट हो सकती थी। टाइम के साथ साथ मार्सियन एटमॉस्फेयर में मौजूद लाइटर मॉलिक्यूल्स सोलर विंड की वजह से एस्केप हो गए। इससे मार्स के एटमॉस्फेयर पर बहुत असर पड़ा। इन लाइटर मॉलिक्यूल्स के एस्केप होने की वजह यह है कि मार्स पर एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 4 अरब साल पहले मार्स पर भी बिल्कुल धरती की तरह ब्लू स्काईज, क्लाउड्स और फ्लोइंग वाटर हुआ करता था। अब चलिए मान लेते हैं कि हमने मार्स को सक्सेसफुली कॉलोनाइज कर लिया और सभी नेचुरल चैलेंजेस को ओवरकम करके एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी भी बना ली। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि सिविलाइजेशन को ऑपरेट कैसे किया जाएगा और कौन से टाइप का गवर्नमेंट यहाँ होना चाहिए। अब इलोन मस्क का मानना है कि हमें मार्स पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बजाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो है जहां पे सभी लोग अपने पसंद से किसी को चुनते हैं रूल करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग वोट करेंगे डायरेक्ट लॉज के ऊपर कि क्या ये लॉ फॉलो होना चाहिए या नहीं, और सुविधा के लिए ये लॉज भी ऐसे होने चाहिए जो सबको अच्छे से समझ में आए। वैज्ञानिकों ने मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए बहुत से आइडियाज दिए हैं, जैसे कि बड़े ऑर्बिटल मिरर्स को मार्स के ऑर्बिट में प्लेस करना जिससे कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके मार्स के सरफेस को हीट कर सके। ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज को भी मार्स पर सेटअप करने का आइडिया रखा गया था जिससे कि सोलर रेडिएशन को ट्रैप किया जा सके। नासा के द्वारा की गई स्टडीज के मुताबिक मार्शियन एनवायरनमेंट को बदलकर सस्टेनेबल बनाना अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जिस भी तरह की सिटी हम मार्स पर बनाएंगे वो उसके कंडीशंस को देखकर ही बनानी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मंगल ग्रह पर इंसानी सभ्यता को बसाने के लिए कितने सारे चैलेंजेस है और कितने सारे आइडियाज भी है उससे लड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में हम जल्द ही मंगल ग्रह को भी कॉलोनाइज कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है इस बात पर हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।